हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे गुलाब के प्लांट के बारे में। हम यहाँ एक फुल ट्यूटोरियल लेंगे, है ना। क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है वो फूलों का राजा होता है और हम में से हर कोई जो गार्डनिंग का शौक रखता है उसकी बगिया में रोज़ का प्लांट यानी कि गुलाब का पौधा ज़रूर मौजूद होता है ना। लेकिन मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊँ तो मुझे गुलाब का फूल तो बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि इसका जो प्लांट है वो उसको थोड़ा-सा केयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इतने मेरे पास इतने 100 से ज़्यादा ऊपर मेरे पास प्लांट है मेरी छत पर। लेकिन उसमें मैं बहुत ही कम गुलाब रखती हूँ क्योंकि एक तो इसकी केयर करना मुझे थोड़ा-सा हेक्टिक लगता है, मुश्किल लगता है। दूसरे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। दूसरे ये प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है और सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत ही कम फ्लावरिंग देता है। इसका बहुत ही लिमिटेड पीरियड होता है कि ये फ्लावरिंग देता है और उसके बाद इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है ना। फिर भी मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने नर्सरी से नहीं लिया है, ये नर्सरी का ही है, लेकिन एक्चुअली ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट में लाकर दिया है ना। ऐसे ही उसे पता है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और पर्सनली उसे ये बात उसे पसंद थी, तो उसने गुलाब के फूलों का मुझे लाकर दी। उसने बोला कि आप ये अपने गार्डन में रखो, तो मैंने बोला ठीक है। मेरे पास ऊपर छत पे तो बहुत सारे आपने देखे हैं कि मैं वीडियोस भी बनाती हूँ उनकी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसकी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, है ना। तो देखो अभी प्लांट तो अपने पास आ गया है। ये कितने का वो मुझे नहीं पता, मैंने उससे मैनर्स के हिसाब से उससे पूछी भी नहीं कि दी ये कितने का हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये 300 से 350 रुपये तक का शायद कुछ आता होगा, है ना। ये अभी आप जो प्लांट देख रहे हैं ये अब वो आ गया है अपने पास। अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि हमने अगर प्लांट हमारे घर में आ गया है तो हम गुलाब का प्लांट जब लेते हैं तो इसके लिए किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है, सॉइल कौन सी यूज़ करना चाहिए, है ना। इसे पानी कितना देना चाहिए, तो साथ ही साथ देखेंगे कि गुलाब के प्लांट को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए, पेस्टिसाइड हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और प्रोपगेशन या इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसा क्या होता है। उसके साथ हम इसके सीड्स कलेक्शन के बारे में भी जानकारी लेंगे और आखिर में बोनस पॉइंट में हम देखेंगे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू कौन-कौन सी है ना। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम सारे ही पॉइंट क्लियर कर लेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें हम हर पॉइंट पर पूरा फुल ट्यूटोरियल हम यहाँ लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं पॉट की। तो जब हम नर्सरी से गमला खरीद कर लाते हैं तो इसे लाने के बाद जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें कुछ ख़ास बातों का ख़्याल रखना पड़ता है ना। कि हम जो भी पॉट इस्तेमाल करें वो थोड़ा-सा बड़ा हो, क्योंकि हमारा पॉट जितना बड़ा होगा हमारा पौधा उतनी ही अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा भी, है ना। और जो गमले में हम ड्रे यूज़ कर रहे हैं, यानी हम जो गमला इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ड्रेनेज होल का ये होता है कि उससे एक्स्ट्रा का जो पानी होता है जब हम पानी देते हैं पौधे को तो वो होल से बाहर निकल जाता है ना। गमला चाहे प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का हो या सेरेमिक का हो, उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है मेरी सजेशन तो ये है, मैं अपना पर्सनल अगर मेरी बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि हमको मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मिट्टी के गमले में पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं और उससे पौधे की एरेशन बहुत अच्छी होती है और उस वजह से पौधे की जो जड़ें होती है उसको ऑक्सीजन मिलती है और हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो भी करता है ना। जब भी रिपोर्टिंग करें तो गमले में नीचे की तरफ सबसे आखिर में पेंदे की तरफ हमें कुछ टूटे गमले के टुकड़े ज़रूर रखें या ठीकरी वगैरह रखें, है ना। इसके बाद इसमें 3 इंच तक हमें जो हम मिक्सिंग सॉइल है वो जो बनाते हैं वो हमें इसमें अंदर डाल दें। उसके साथ साथ इसमें 2 मुट्ठी कंपोस्ट डालें। कंपोस्ट में हमें सिर्फ सूखे पत्तों की खाद ही लेना है, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होती है ना। गोबर की खाद जो है हमारे रोज़ प्लांट में हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है और इससे पौधे के जलने का खतरा बना रहता है ना। इसके बाद थोड़ी-सी हम इसमें रेत भी मिला सकते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें हम अब हमें क्या करना है कि हम जो मिक्सिंग सॉइल जो हमने बनाए हैं इसमें 2 चम्मच हमें सूखा चूना पाउडर भी मिला दें। ये चूना हमें आपको पान की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, उसे लाकर सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसमें हमें 2 टीस्पून जो सूखा पाउडर है उस मिट्टी में मिला देना चाहिए, है ना। और उसके बाद मैं आपको एक टिप और बताती हूँ कि हमको जो ज़ंग लगी हुई कीलें आती है ना। जी हाँ, लोहे की जो ज़ंग लगी हुई कीलें आती है वो 2 इंची वाली 2 से 3 कीलें भी हमें वो मिट्टी में भी मिला देना चाहिए। वो भी क्योंकि क्या होता है कि गुलाब का जो पौधा होता है उसे फलने-फूलने के लिए
कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना? इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो हमारा प्लांट है, जो हमने रोज़ प्लांट लेकर आए हैं, उसको हमें रूट बॉल के साथ ही शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन शिफ्ट करने से पहले इसका जो रूट बॉल है, उसकी मिट्टी को हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, है ना? अगर हमने जो रोज़ प्लांट खरीद कर लाए हैं, वो अगर चिकनी मिट्टी में उगाया गया है, तो हमें सबसे पहली फुर्सत में इसकी चिकनी मिट्टी को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है, पानी को बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रख देती है, जिससे प्लांट की जड़ों में फंगस लगने का खतरा बना रहता है ना? पौधे में लगी चिकनी मिट्टी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि एक बाल्टी में पानी लेना है, इसमें पौधे को हमें 2 से 3 घंटे के लिए डुबो देना है। उसके बाद उसे 2-3 घंटे के बाद जब हम बाहर निकालेंगे, तो उसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाएँगी। अगर हम बिना पानी में डाले अगर हम निकालेंगे, तो उसकी जो जड़ें हैं वो भी धीरे-धीरे करके हमारी जो मिट्टी अलग करेंगे उसके साथ टूट सकती है ना? इसके बाद हमें इस मिट्टी में जो है हमें एप्सम सॉल्ट और बोन मील पाउडर ये भी डालना है ना। एप्सम सॉल्ट डालना है हमें 2 से 3 से 4 टीस्पून, और एप्सम सॉल्ट जो है हमें 2 से 3 टीस्पून डालना है। बोन मील और एप्सम सॉल्ट डालने का एक सिंपल, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका तरीका ये है कि हमारा पौधा जितने फीट का होगा उस हिसाब से हमको इसके अंदर डालना है। मान लो हमारा पौधा 2 फीट का है, तो आपको 2 टीस्पून लेना है, और अगर 3 फीट का है तो 3 टीस्पून लेंगे। बस सिंपल तरीका यही है। और एप्सम सॉल्ट को हमको पाया मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है, ये सतह होती है, इसमें बस इसे ऊपर की तरफ ही ऐसे भुरक देना है, छिड़क देना है ना? इसके बाद हमें पौधे की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके गुड़ाई कर देना है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बोनमील का पाउडर ये हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें क्या होता है कि उससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाती है ना? चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसको इतना पानी देना चाहिए कि रोज़ प्लांट को बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत होती है। जब इसकी ऊपरी सतह सूखी दिखाई देने लगे मिट्टी की, तो तभी हम इसे पानी दें। ऐसा नहीं कि बस हम जब भी हमारा दिल चाहे हमने सुबह शाम इसे पानी देना शुरू कर दिए, पाइप पकड़े और पानी दे दिए, ऐसे नहीं है। इससे क्या होगा कि पौधे में फंगस लग जाएँगी, उसकी जड़ें भी धीरे-धीरे करके जल जाएँगी, पौधा लैगी हो जाएगा, और जड़ों में रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और पौधा लैगी होने के बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे करके वो मर जाता है, डेड हो जाता है ना? प्लांट की जड़ों में ज़्यादा पानी देने से फंगस लग सकती है। इससे बचने का एक तरीका ये भी है कि हमें इसमें एंटी फंगल पाउडर जो है डाल देना चाहिए। ये हमें जब जो हम रूपॉटिंग करते हैं तब भी कर सकते हैं, या 6 महीने में एक बार हमको एंटी फंगल पाउडर हम इसमें डाल सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले एंटी फंगल पाउडर जैसे कि डेवास्टेंस या मैंकोसेफ जो भी आपको मिल जाए, वो आप आधा टीस्पून सॉरी आप पाव टीस्पून ले सकते हैं, या आधा टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधों को फंगस से बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत सेंसिटिव होता है, और फंगस लगने का सबसे ज़्यादा इसमें खतरा बना रहता है। जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है ये ठंड का, इसके बाद मा गर्मी आएगी, गर्मी के बाद जो बारिश का मौसम आएगा तब भी इसमें पौधे में फंगस लगने का, ये 2 सीज़न ऐसे होते हैं जिसमें फंगस लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब भी हम लें एंटी फंगल पाउडर, इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एंटी फंगल पाउडर मार्केट से, एग्रीकल्चर शॉप से, दुकानदार भैया से बोलकर आप ले सकते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस पौधे को फर्टिलाइज़र, तो हमें क्या होता है कि हम जब नर्सरी से पौधा खरीद कर लाते हैं, प्लांट लगाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसके बाद हफ़्ते 10 दिन तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हर 2 से 3 दिन में एक बार इसे पानी देना है, और फिर इसकी जब फ्लावरिंग का वक़्त आएगा, है ना? तो 10 दिन में एक बार हमें इसे फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र कौन-सा देंगे जिससे अच्छी तरह से ग्रो करेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एनपीके लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसे दे सकते हैं। हर हफ़्ते 10 दिन में इसे एक बार डीएपी और पोटाश दे सकते हैं। 1 चम्मच डीएपी और 1 चम्मच पोटाश, 1 छोटा टीस्पून, है ना? अगर ये 2 मिलाकर दे सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं देना चाहते, आपके पास डीएपी भी नहीं है, पोटाश भी नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं कि वहाँ बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनता है। उसके साथ-साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र नहीं देना है, तो आप इसे डायरेक्ट बनाना पील भी दे सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, बनाने का जो छिलका होता है उसे आप बारीक-बारीक पीसेस कर लीजिए, और इसे मिट्टी के चारों तरफ फैला दीजिए, बस, है ना? लेकिन पौधे के स्टेम से इसे दूर रख दीजिए, क्योंकि इस बात का ख़्याल रखें कि ये जब हम इसके ऊपर चारों तरफ जब हम बनाना पील का जो छोटे-छोटे पीसेस हम डालते हैं, तो मिट्टी में डालते से उसका डिकम्पोज़िशन शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है कि वो स्टेम को भी
सड़ा सकता है, स्टेम को भी डिकम्पोस्ट कर सकता है। इसलिए जब भी हम बनाना पील के पीसेस डालें, उसी स्टेम से थोड़ा 2 इंची दूरी पर ही इसे डालें, है ना। इसके साथ साथ आप जो संतरे के छिलके हैं उन्हें सुखा लीजिए, अंडे के जो छिलके होते हैं उन्हें सुखा लीजिए और बनाना के छिलके होते हैं इन्हें सुखा लीजिए। फिर सुखाने के बाद इनका बारीक पेस्ट बना दीजिए और हर 15 दिन में एक बार आप 1 टीस्पून इसको डाल सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। इससे क्या होगा कि जो पौधे की पोटास की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की जो ज़रूरत है वो यहाँ पूरी हो जाएंगी। आप चाहे तो इसे 2 से 3 टीस्पून का पेस्ट भी बना सकते हैं और 18 इंची के गमले में अगर है तो इसे आप 2 से 3 स्पून का पेस्ट बनाकर इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और अल्टीमेट सोल्यूशन है, इतना ज़बरदस्त है कि आपको मैं बता नहीं सकती। इससे क्या होगा कि हमारा पौधा भी खूब अच्छे से होगा, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं पानी की। तो पानी का जो मैंने पहले बताई वैसे ही करना है, हर 2 से 3 दिन में एक बार इसे पानी देना है। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप इसे अल्टरनेट डे में पानी दे सकते हैं, है ना। और एक बात का ख़ास ध्यान रखिए कि गुलाब का जो पौधा है उसकी पत्तियों को बिल्कुल पानी ना दें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पानी लगने से इनमें फंगस लग सकती है। इस फंगस लगने का सिम्टम्स या पत्तियाँ ख़राब होने का सिम्टम्स ये होता है कि इसकी पत्तियों पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, या फिर जो नई-नई छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलती हैं वो पीली पड़ जाती है। या कभी-कभी क्या होता है कि गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ होती है प्लांट की, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी हो जाते हैं, यानी कि पत्तियों पर पाउडर पाउडर सा दिखाई देने लगता है। ये हमें समझना चाहिए कि इसमें फंगस लग गई है ना। फंगस लग गई है तो इसके बाद हमें पेस्टिसाइड्स का इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं पेस्टिसाइड की। तो बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में क्या होता है कि इसकी पत्तियों और जड़ों दोनों में फंगस लगने का खतरा हमारा डबल हो जाता है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी जड़ों में हमें हर 15 दिन में एक बार आधा लीटर पानी में आधा टीस्पून के करीब करीब एंटी फंगल पाउडर घोलना है और घोलकर उन जड़ों में डाल देना है ना। और पत्तियों के लिए हमें क्या करना है कि इसका एंटी फंगल स्प्रे बनाना है। स्प्रे बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 टीस्पून एंटी फंगल पाउडर मिलाकर उसका स्प्रे बनाना है और पत्तियों के ऊपर उनका छिड़काव भी करना है ना। इसके लिए आप मैनकोजेब जो एक सिस्मेटिक फंजीसाइड होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा फंजीसाइड दुकानदार भैया से, एग्रीकल्चर शॉप से मांग कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कवर करेंगे गुलाब के प्लांट की किस तरह से प्रूनिंग की जाती है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सीड्स कलेक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए और गुलाब के हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं ना। ये चारों ही पॉइंट्स हम बाद में अगली वीडियो में क्लियर करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।